आज का हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से होते हैं बिकॉज दे कंटेन मेटल कार्बन बॉन्ड। कार्बोनिल का कार्बन जो है दैट बॉन्ड विद द मेटल, देयरफॉर मेटल कार्बोनिल्स आर रिगार्डेड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आपके लोन पेयर जो है वो कार्बन के ऊपर प्रेजेंट भी होता है, वन लोन पेयर, और वन ऑक्सीजन के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। और इसमें अगर ये मेटल के साथ बॉन्ड बना दे ये वाला कार्बन के साथ तो ये मेटल कार्बोनिल्स कहे जाते हैं। ठीक है। एंड अब मेटल कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बन गया तो ऑर्गेनोमेटेलिक हैं, ये मेटल कार्बोनिल्स भी बोलते हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं इनको। देन जो डिफरेंट वेज ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, तीन तरह के वेज हैं मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग के। एक होता है आपका टर्मिनल मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। तो टर्मिनल में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है दैट इज़ अटैच टू सिंगल मेटल एटम, सिंगल मेटल एटम के साथ अटैच्ड होता है CO बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल। और मोस्ट ऑफ द जो हम पढ़ते हैं कॉमन मेटल कार्बोनिल्स में जो कॉमन बॉन्ड, मोस्ट ऑफ द कॉमन बॉन्ड होता है वो आपका टर्मिनल ही होता है। ठीक है, टर्मिनल बॉन्ड ही होता है। और दूसरी तरह का आपका आता है डबली ब्रिजिंग लिगेंड्स। लिगेंड तो एक ही है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है लिगेंड, लेकिन वो सिंगली बॉन्डिंग भी सिंगली बॉन्डेड भी होगा मेटल के साथ। जब एक ही बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम टर्मिनल लिगेंड बोलेंगे। अगर ये कार्बोनिल जो है वो दो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, इफ़ कार्बोनिल फॉर्म या कार्बोनिल इज कनेक्टिंग विद टू मेटल एटम्स, तो हम इसको बोलेंगे डबली ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है। और अगर एक कार्बोनिल जो है वो तीन मेटल के साथ जो है वो बना रहा है आपका बॉन्ड, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रिपली ब्रिजिंग लिगेंड। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो टर्मिनल ही होता है, MCO बॉन्ड। और उसी की बॉन्डिंग पढ़ेंगे अभी हम कि किस तरह से उसकी बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग इन लीनियर MCO बॉन्ड या MCO ग्रुप, तो इसकी बॉन्डिंग को, क्योंकि बॉन्डिंग जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम लोग दो थेरीज पढ़ते आए हैं अभी तक, एक वैलेंस बॉन्ड थेरी और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी। लेकिन इसमें भी हम वैलेंस बॉन्ड थेरी भी इसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। लेकिन ये जो वैलेंस बॉन्ड थेरी है इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस नहीं होते हैं। इन दिस वैलेंस बॉन्ड थेरी देयर इज़ लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। देयरफॉर जो ये वाली थेरी है ये इतनी ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वैलेंस बॉन्ड थेरी। तो वैलेंस बॉन्ड थेरी कैसे एक्सप्लेन करती है मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग को? इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मेटल कार्बोनिल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ, तो इसमें हमारे पास कार्बन के कितने बॉन्ड बन होते हैं? जो अदरवाइज हमारे पास कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 ये ऑक्सीजन के साथ बना रहा है और 2 जो है यहाँ पे मेटल के साथ बॉन्ड दिखा रहा है कार्बन जो है। और मेटल कार्बोनिल बॉन्ड यहाँ पे बन गया है। लेकिन जब ये रेजोनेंस में आएगा तो ये लोन पेयर जो है वो इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन आ जाएगी, और ये जो ये डबल बॉन्ड में था मेटल और कार्बन के बीच में, ये मेटल के ऊपर आ जाएगा और आपकी स्ट्रक्चर 1 बन जाएगी। M के ऊपर नेगेटिव चार्ज और C के ऊपर आप कोई चार्ज नहीं है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। और इन दोनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे CO के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर भी है, यहाँ सिंगल भी है, डबल भी है M और C के बीच में। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी कि सिंगल बॉन्ड करैक्टर है यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही है, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड करैक्टर भी है। देखिए इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? M के साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड में तो दोनों जगह है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
ठीक है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल है ना, पर डबल बॉन्ड तो है ही है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड तो दोनों ही स्ट्रक्चर में है, सी और ओ के बीच में, और एम और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है। और साथ में इसमें डबल बॉन्ड है तो इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। तो इस तरह का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसमें बनेगा जो है। तो ये वाला इसका स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड में हम सिर्फ वैलेंस बॉन्ड को देखेंगे, कार्बन के भी ऑक्सीजन के भी देख रहे हैं ना हम इसमें, कि वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर रह गए, इसके वैलेंस शेल ने 4 बॉन्ड बना दिए और मेटल ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ। और उसके बाद रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह की बनाई है, और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली बनाई है। तो ये तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे डिस्कस हुआ इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, या इसकी बॉन्डिंग। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंसेस। सबूत तो होने चाहिए ना किसी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए। तो इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो इसकी स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस करती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स क्या बोलती है? वो बोलती है कि अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की फर्स्ट ईयर में पढ़ ली है, आपने देखा था वहाँ पे। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर देखी हमने, तो सिग्मा 2px, सिग्मा स्टार 2p, है ना, इस तरह से बने थे ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो डायग्राम हमने बनाया था। तो वहाँ पे जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है, दैट इज सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब उसमें 2 लोन पेयर यहाँ पे होंगे, जैसे यहाँ पे कार्बन के बताए हुए हैं ना, कार्बन में 2, यहाँ पे इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब इसी के कारण ये लिगेंड है, बिकॉज इट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ, यहाँ पे भी आपने राइट हैंड साइड पे भी डायग्राम को देखते रहना है, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, ठीक है। देखिए, देयर इज डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in the highest occupied molecular orbital of carbon and of carbon monoxide into suitable empty orbital of the metal atom। और इसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि सिग्मा ओवरलैपिंग हो रही है ना। यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? यहाँ पे हो रही है आपकी मतलब एंड टू एंड ओवरलैपिंग है। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जिसको कि आप डेटिव सिग्मा बॉन्ड भी बोलेंगे। डेटिव मतलब कार्बन से जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ रहे हैं। और दूसरी तरह का कौन सा बॉन्ड बनेगा? इसमें दूसरा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। तो देयर इज़ पाई ओवरलैप। पाई ओवरलैप कैसा होता है? साइड वाइज ओवरलैप। ये देखिए आप, ये साइड वाइज ओवरलैप है। तो ये ओवरलैप किसके बीच में है? दिस ओवरलैप इज बिटवीन द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। और वो फील्ड डी ऑर्बिटल कौन से होंगे? या DXZ होगा या DYZ, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, DXZ DYZ। क्योंकि डी ऑर्बिटल मेटल के डी कौन से होते हैं? 5 तरह के ऑर्बिटल होते हैं डी, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² एंड DZ²। तो उनमें से या तो आपका DXZ होगा या DYZ होगा, जिसमें कि जो कि फील्ड है, ठीक है। अब वो ओवरलैप किसके साथ करेंगे? टू द वेकेंट लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। वो क्या होंगे? अब कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है वो होगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। ये खाली ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो इनमें जो है इन ऑर्बिटल्स में मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करती है और पाई बॉन्ड बनाती है। ये देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया है,
पाई ओवरलैप है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम कैसे करके लिखेंगे कि मेटल टू कार्बोनिल बॉन्ड, मेटल टू कार्बन बॉन्ड है। ये ऊपर वाला बॉन्ड कैसा था, कार्बन टू मेटल बॉन्ड, मतलब मेटल कार्बन से मेटल में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे मेटल से कार्बन में जा रहे हैं। तो ये वाली बॉन्डिंग, नीचे वाली कौन सी बॉन्डिंग हुई, बैक बॉन्डिंग। देखिए जो लिगेंड होता है, लिगेंड तो डोनेट करता ही है अपना इलेक्ट्रॉन टू द वेकेंट। लिगेंड हम बोलते ही किसको हैं, जो कि अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वेकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है, मेटल के। लेकिन अगर मेटल भी डोनेट करना शुरू कर दे अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड के खाली ऑर्बिटल में, तो उस बॉन्डिंग को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह के बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड भी बनता है और आपका सिग्मा बॉन्ड भी बनता है। सिग्मा डेटिव बॉन्ड बनता है एंड बैक बॉन्डिंग के कारण पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट कि आपका यहाँ पे एक दो चीज़ें और बताऊंगी बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के कारण जो है बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक के। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है मेटल कार्बोनिल्स में जो एक्सप्लेनेटरी पूछे जाते हैं वो आपके बैक बॉन्डिंग के कारण ही पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट है आपका साइनर्जिक इफेक्ट क्या होता है या साइनर्जिज्म क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपने राइट हैंड साइड पे पिक्चर देखिए। इसमें जो है मेटल के ये वाले जो तो आपके डार्क कलर में है वो आपके कैसे हैं, फील्ड हैं। ये देखिए डार्क कलर वाले में में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और जो आपके यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल भी है मेटल के पास, तो वेकेंट के साथ तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे भी जो डार्क कलर वाला है कार्बोनिल में वो आपका फील्ड है, और जो लाइट शेड में है वो आपका खाली ऑर्बिटल्स हैं कार्बोनिल के, ठीक है। तो इंट्रैक्शन कैसे हो रही है मेटल और कार्बोनिल के बीच में कि यहाँ में कार्बोनिल से, बिकॉज इट इज़ अ लिगेंड, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है विद द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम, और मेटल एटम के फील्ड डी ऑर्बिटल से जो है कार्बोनिल के वेकेंट ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बन रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो दोनों ही बॉन्डिंग जब आपका एक दूसरे को जो है वो क्या कर रही हैं, रीइंफोर्स कर रही हैं। जैसे ही लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए, ठीक है, द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल फ्रॉम द लिगेंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन डिक्रीजेस, है ना। जैसे ही इसने लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और बैक बॉन्डिंग के कारण द बैक डोनेशन ऑफ द मेटल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मेटल ने भी अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, मेटल ने भी बैक डोनेशन से अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किए हैं कार्बन के, ठीक है। द बैक डोनेशन ऑफ द मेटल इलेक्ट्रॉन टू CO कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन। पहले डिक्रीज हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बैक डोनेशन के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है। और नेट रिजल्ट क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एंड कार्बोनिल। मतलब एक तरह से ऐसा हो रहा है कि ये अपने पहले इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है और फिर वो वापस इलेक्ट्रॉन, तो एक तरह से डबल बॉन्ड की तरह नहीं करेक्टर आ रहा, डबल ट्रिपल बॉन्ड की तरह करेक्टर आ रहा है। तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल। नेट रिजल्ट क्या होता है, देयर इज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल। दिस म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड साइनर्जिज्म, ओके, एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड साइनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये आता है साइनर्जिक इफेक्ट क्या है या साइनर्जिज्म क्या है। दूसरा देखिए इसमें क्या होता है कि अगर तो मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लिविस बेस होते हैं। वो क्या होते हैं, लिविस बेस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो वीक लुईस बेस भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग लुईस बेस भी इसमें मतलब स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस भी ये बना सकता है। ठीक है, कैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वीक लुईस बेस किन के लिए होगा, नॉन ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स के लिए। अगर तो ये मेटल कैसी है, ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रांग बन जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। अगर मान लो बी मतलब नॉन ट्रांजिशन मेटल है, बोरोन है मेटल, X3 तो चलो 3 X उसके साथ लगे हुए हैं, और इसने जो है वो इसके पास मान लो वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो कार्बोनिल क्या करेगा, कार्बोनिल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसमें डोनेट कर देगा, जो इसके पास सी के पास बॉन्ड है, तो बॉन्ड तो बन गया यहाँ पे, मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड तो बन गया, लेकिन यहाँ पे इस बी के पास फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, कोई भी फील्ड ऑर्बिटल नहीं है जो कि ये डोनेट कर सके किसमें, कार्बोनिल के, खाली मतलब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। नॉन ट्रांजिशन मेटल हेलाइड्स में देयर इज नो बैक बॉन्डिंग, देयर फोर जो आपका कार्बोनिल है वो एक वीक लुईस बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि हमने क्या बोला साइनर्जी के इफेक्ट में, हमने ये बोला ना कि जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो मेटल भी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस बैक डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और दूसरा जो है इसकी लुईस बेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इसने दिया तो डिक्रीज हो गई, लेकिन जब इसने वापस दिए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये फिर अच्छे से दे पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा बैक बॉन्डिंग की वजह से, कार्बोनिल का वो भी इंक्रीज हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स भी कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और नॉन ट्रांजिशन के साथ जो है वो कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, वीक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस वीक बनाते हैं, और साथ में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट एक्ट्स एज वीक लुईस बेस। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग। ठीक है, और इस तरह से अगला जो हमारा टॉपिक है ये भी आपको आ सकता है, बैक बॉन्डिंग और इसके एविडेंसेस क्या हैं इन सपोर्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो एविडेंसेस क्या क्या सबूत हैं कि बैक बॉन्डिंग के कारण जो क्या क्या हो सकता है। तो एक तो आपका जब भी बैक बॉन्डिंग होगी तो अगर उसकी डाइपोल मोमेंट स्टडीज़ की जाएं, डाइपोल मोमेंट को स्टडी किया जाए मेटल और कार्बोनिल की, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी लो, 0.5 डायोड होती है इसकी डाइपोल मोमेंट मेटल और कार्बन बॉन्ड की, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल। देखिए डाइपोल मोमेंट तो ज़्यादा तब होगी, यहाँ पे वीक क्यों होती है इसकी, लो क्यों होती है डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल आयोनिक अगर बॉन्ड होता, सिग्मा बॉन्ड है ना, हमने डेटिव सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दे दिए, अगर ये सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना था, होना था ना, और यहाँ पे डाइपोल बन जाना था, तब तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होनी थी। लेकिन हो क्या रहा है बैक बॉन्डिंग के कारण, बैक बॉन्डिंग के कारण ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ को दे रहा है, तो अब यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो एक तरह से ये न्यूट्रल जैसा हुआ, तो डाइपोल मोमेंट बहुत कम हो गई, इनके बीच में डाइपोल मोमेंट बहुत कम होती है, वेरी लो डाइपोल मोमेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन बॉन्ड। तो ये एक सबूत हो गया, है ना, क्योंकि अगर ये लिगेंड की तरह काम करता तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होनी थी, लिगेंड की तरह कर रहा है लेकिन बैक बॉन्डिंग के कारण उसके डाइपोल मोमेंट जो है वो कम हो जा रही है। ठीक है, तो एक सबूत तो ये हो गया, और दूसरा सबूत है बॉन्ड लेंथ ऑफ CO। अब बॉन्ड लेंथ ऑफ CO क्या है कि बैक बॉन्डिंग के कारण देखिए जब मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है,
ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग के कारण ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड के मतलब ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड है तो ये वीक हो जाएगा। ऑफ कोर्स जब ये इस तरफ को खींचेगा, देखिए पहले ये इस तरफ को आ रहा था, है ना, तो यहाँ पे ये इस तरफ को आना था, खींचना था, ये वाला भी इस तरफ को ही खींचना था, तो ऑक्सीजन इसके नज़दीक आना था। तो अगर ये मतलब दोनों नियर होते तो क्या होना था, तब ये स्ट्रांग होना था। लेकिन बैक बॉन्डिंग के कारण ये वापस जा रहे हैं ये इस तरफ को, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तो स्ट्रांग हो जाता है कार्बन का, लेकिन जो CO का बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। तो जब CO का बॉन्ड वीक हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, देखिए जब आपका कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है ना सिंगल बॉन्ड की। फिर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती रहती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता रह रहा है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जो है वो आपका इसकी जो लेंथ है वो भी शॉर्ट होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो बॉन्ड लेंथ जो है वो फ्री कार्बोनिल की, अगर C ट्रिपल बॉन्ड O के बीच में बॉन्ड बनना है, मतलब फ्री कार्बोनिल है, सिंपल C ये है, तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो होती है 1.128 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लेकिन जब मेटल कार्बोनिल हो जाएगा तो यहाँ पे तो अब बैक बॉन्डिंग हो गई, बैक बॉन्डिंग हो गई, ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग बन गया लेकिन ये वाला बॉन्ड वीक हो गया। तो क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, अब वीक होने का मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड की तरफ को जाना शुरू हो गया, तभी वीक हुआ ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1.15, देखो यहाँ पे 1.12 था और यहाँ पे 1.15 हो गया, तो क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो वहाँ पे हमने बोल दिया कि बॉन्ड लेंथ के ऊपर इफेक्ट हुआ माइन्यूट सा इफेक्ट, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, इसलिए ये उतना ज़्यादा अच्छा सबूत नहीं माना जाता है। उसके बाद लेकिन जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल स्टडी की गई मेटल कार्बोनिल बॉन्ड की, तो वो एक गुड एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ द बॉन्डिंग, ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द बॉन्डिंग। तो इसमें ये देखिए, अब इसमें क्या होता है, जो वाइब्रेशनल IR जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज होती हैं, है ना, तो उसमें जो V होता है, V इज़ द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी है, इज़ इक्वल टू 1/2π√K/μ, वेयर K इज़ द फोर्स कांस्टेंट। मेन हमारा K के ऊपर एम्फेसिस रहेगा, और म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है ना, बॉन्डेड एटम के बीच का विद मास M1 एंड M2, तो म्यू की वैल्यू ये होती है। पर हमने क्या देखना है मेन, कि जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी म्यू है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, यहाँ से पता चल रहा है ना इस इक्वेशन से। तो वाइब्रेशनल मतलब अगर K आपका ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। K क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट किससे रिलेटेड है, फोर्स से, ठीक है, दो एटम के बीच में जो फोर्स है उससे रिलेटेड है। तो जैसे यहाँ पे जब आपका फ्री कार्बोनिल होता है तो उस केस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी होती है, अभी हमने किया ना, अगर ये फ्री कार्बोनिल है तो इसकी हमने बॉन्ड थी पहले, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2143 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। लेकिन अगर ये मेटल के साथ बॉन्ड बना दे, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, ये बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। ये बॉन्ड अगर वीक हो गया मीन्स इसके बीच की फोर्स क्या हो गई, फोर्स डिक्रीजेज, फोर्स डिक्रीजेज, फोर्स डिक्रीज हुई तो फोर्स कांस्टेंट क्या हुआ, कम हो गया। फोर्स कांस्टेंट अगर कम हुआ तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाएगी, तभी आपका 2143 से कहाँ पे चला गया, 2125 टू 1850 सेंटीमीटर इनवर्स पे, मतलब डिक्रीज हो गई आपकी, है ना। यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी टर्मिनल कार्बोनिल्स की डिक्रीज होगी, टर्मिनल लिगेंड्स की डिक्रीज हो जाती है, ठीक है।
दिस सजेस्ट दैट द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO हैज़ डिक्रीज्ड एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ MC बॉन्ड इज इंक्रीज्ड। हमने किया ना अभी बैक बॉन्डिंग के कारण कि M और C की बॉन्ड तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन MCO बॉन्ड की डिक्रीज हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है। देन नेक्स्ट इज देखिए अब इसमें तो एग्जाम्पल कहीं पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। एक एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है, जो ये वाला आप देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी पूछे जाएंगे आपसे, है ना। तो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें कि क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में अगर आपके पास मॉलिब्डेनम के, देखिए यहाँ पे भी 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, 6 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। और मॉलिब्डेनम के अगर आपके पास सिर्फ कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बना रहा है, 6 कार्बोनिल के साथ, MCO6 एंड MCO3, और एक काय का है, एक आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड है, डाईईन बोलते हैं इसको। नाम क्या है इसका, डाईइथिलीन ट्राई अमीन। ये देखिए डाईइथिलीन है ना, CH2CH2CH2CH2 और ट्राई अमीन, 1 2 और 1 3, ट्राई अमीन। इट इज़ अ ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हमने जितने भी कार्बोनिल थे, पहले 6 कार्बोनिल थे, ठीक है। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे सिर्फ 3 ही कार्बोनिल रहे। पहले कितने कार्बोनिल थे, 6 कार्बोनिल थे, अब कितने कार्बोनिल रहे, ओनली 3। तो पहले ये 6 कार्बोनिल के साथ बैक बॉन्डिंग बना रहा था, 6 कार्बोनिल के साथ बैक बॉन्डिंग हो रही थी। अब 3 कार्बोनिल के साथ ही बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। मॉलिब्डेनम तो वही है, यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग होगी नहीं नाइट्रोजन के साथ। तो जब बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तो इस केस में ये वाले बॉन्ड जो 3 के साथ बने, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गए, पहले 6 के साथ बना रहा है वही वाला मॉलिब्डेनम, यहाँ पे 3 के साथ बना रहा है, तो जब 3 के साथ तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जब मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो C डबल ट्रिपल बॉन्ड O बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड O वीक हो गया तो फोर्स कांस्टेंट कम हो गया, इसका फोर्स कांस्टेंट कम हो गया तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो इसीलिए जो इस केस में ये देखिए, जब आपका मॉलिब्डेनम 6 के साथ बना रहा है तो 2004 सेंटीमीटर इनवर्स है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, लेकिन जब 3 ही कार्बोनिल रहे तो ये आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो गई, बिकॉज यहाँ पे 3 के साथ इफेक्ट है, ठीक है। 3 के साथ आपका बॉन्डिंग बन रही है। और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में दैट कॉम्प्लेक्स हैज़ 3 CO ग्रुप्स एंड विच आर रिलेटिव टू 6 CO ग्रुप्स इन मेटल CO6 कॉम्प्लेक्स, मॉलिब्डेनम CO6 कॉम्प्लेक्स। अब इसमें जो है वो 6 कार्बोनिल ने बैक डोनेशन करनी है टू एक्सेप्ट द back donation from the metal, because the ligand containing nitrogen atom has no ability to accept the back bond, ठीक है, no ability to back bonding। नाइट्रोजन वाले के साथ तो बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, तो उसकी वजह से दिस विल रिड्यूस द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू द ग्रेटर एक्सटेंट। देयरफॉर यहाँ पे आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी उसी हिसाब से कम या ज़्यादा होगी। तो इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं आपको, उनके आंसर जो हैं वो बैक डोनेशन को ध्यान में रखते हुए आपने करने हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। होगी क्लास